नई नवेली दुल्हन बनी प्राची की आंखों से झरने की तरह आंसू निकल रहे थे। अपने पापा को इस तरह भरी महफिल में बेइज्जत होता हुआ देख वो तड़प के रह गई थी। बगल में ही बैठे दूल्हे संजीत को उसने धीरे से कहा, संजीत, ये सब क्या हो रहा है? हमारी शादी तो सबकी रजामंदी से हो रही है ना? सब लोगों ने हमारे प्यार को एक्सेप्ट किया था ना? हम कोई भागकर या जबरदस्ती तो शादी नहीं कर रहे हैं ना? फिर क्यों तुम्हारे पापा इस तरह मेरे पापा को बेइज्जत कर रहे हैं पूरे समाज के सामने? हाँ प्राची, मैं भी वही देख रहा हूँ। अचानक से पापा को क्या हो गया? कल तक तो पापा बहुत ही खुश थे, बल्कि आज बारात आते समय भी उन्होंने बारात में जमकर डांस किया था। फिर अचानक से ही पापा को क्या हो गया? ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं तुम्हारे पापा के साथ? मैं खुद हैरान हूँ। दोनों लगातार हैरानी से अपने अपने पापा को देखे जा रहे थे। प्राची अपने पापा रमेश जी की दशा देख रो रही थी, क्योंकि संजीत के पापा उन्हें भरी महफिल में बुरी तरह से बेइज्जत कर रहे थे। रमेश जी ने कहा, देखिए भाई साहब, प्लीज मान जाइए। अगर आपको दहेज चाहिए था तो आप खुलकर बोले होते, मैं व्यवस्था करता कहीं ना कहीं से। अब अचानक से मैं कहाँ से लेके आऊँगा? आप अभी शादी हो जाने दीजिए। शादी के बाद मैं धीरे धीरे आपकी सारी मांग पूरी कर दूंगा। कौन सी मांग रमेश जी? हमने तो आपसे कोई मांग की ही नहीं है। भाई, जब हमारा बेटा ही हमारे बस में नहीं रहा तो हम भला मांग क्यों करेंगे? सपने तो हमारे बहुत थे। पढ़ा लिखा कर हमने सरकारी नौकरी दिलवाई, लेकिन मेरे बेटे ने आपकी बेटी से प्यार करके लव मैरिज करने की ठानी है। अगर मैं मना करता तो ये दोनों भागकर शादी कर लेते। मेरी इज्जत वैसे ही चली जाती। इसलिए मैंने सोचा जाने दो, शादी तो करनी ही है, इन्हीं की मर्जी से कर लेता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था रमेश जी कि आपको इतनी भी समझ नहीं होगी कि सरकारी दामाद है, सरकारी नौकरी करता है, ऊंचे खानदान से है, तो आप अपनी ओर से कुछ व्यवस्था कर दें। इसलिए हमने कुछ बोला नहीं। हमें तो लगा आपके पास इतनी तो अकल होगी कि आप हमारे दरवाजे की इज्जत तो रखेंगे, कुछ तो हमें देंगे। हमारा हैसियत, हमारा रुतबा देखकर कुछ तो दे ही देंगे। लेकिन आपने तो हमें एकदम खाली कर दिया। जैसे आए थे वैसे ही वापस भेजने की तैयारी। कुछ तो चढ़ाइए, थोड़े पैसे, गहने, कुछ तो चढ़ाओ अपनी बेटी को। हम दहेज नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारी भी तो इज्जत है। क्या कहेंगे हमारे गांव के सारे लोग कि सरकारी बेटा था, सरकारी नौकरी करता था और ठग लिया लड़की वालों ने? हम किसका किसका मुंह बंद करते फिरेंगे? भाई, जानते नहीं हो आप समाज को? हमारी इज्जत आपके हाथ में है। कुछ रखो, फिर शादी होगी। संजीत के पापा की बात सुन रमेश जी ने कहा, भाई साहब, आप शादी होने दीजिए। मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करता हूँ। 1 महीने के अंदर मैं जरूर कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। अभी मुहूर्त भी निकलता जा रहा है और ऐसे सबके सामने तमाशा करके क्या फायदा? अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको चढ़ाकर आपकी इज्जत बचा सकूं। नहीं भाई साहब, देखिए, पहली बात तो मुहूर्त पूरी रात पूरा दिन है, तो शादी थोड़ी लेट होगी तो भी चलेगा। और दूसरी बात, किसी का घर इतना कंगाल नहीं होता कि उसे कुछ मिल ना पाए। अरे, आप अपनी पत्नी के गहने चढ़ा दो किसी से। इतने रिश्तेदार आए हैं, अगल बगल वाले हैं, पड़ोसी हैं। आपका व्यवहार अच्छा है तो ले लो, आप उनसे दे देना उन्हें धीरे धीरे करके। अभी तो हमारी इज्जत की लाज रखनी पड़ेगी। भाई देख लो, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम तो बैठे ही हैं। 2-3 घंटे का टाइम है आपके पास। बड़े ही गंभीर सोच में पड़ गए थे रमेश जी। इतनी बड़ी मुश्किल अचानक से, वो कहाँ से इतने सारे पैसे की व्यवस्था करेंगे? पत्नी के जो गहने हैं वो इतने भी नहीं कि उनको मंडप में रखकर लोगों का मुंह बंद किया जा सके। रही बात घर और जमीन बेचने की, तो कैसे बेच दूं? अभी एक बेटी और शादी करने के लिए है। रमेश जी को बिल्कुल ही एहसास नहीं था कि मीठा मीठा बोलने वाले संजीत के पापा अचानक ऐसा रूप दिखा देंगे। रमेश जी ही क्या, खुद संजीत को ही नहीं पता था कि उसकी शादी को इतनी हंसी खुशी करने वाले उसके पापा अचानक से मंडप में इतना बवाल कर देंगे। संजीत लगातार हैरानी से अपने पापा को देखे जा रहा था। अब उसे अपने पापा पर ही गुस्सा आ रहा था। पापा ने पूरा तमाशा फैलाकर पूरे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया था। बाजे वाले भी शांत पड़े थे। ना औरतों में गीत, ना खुशी का माहौल। सबके चेहरे पर एक डर था, एक घबराहट सी थी। जाने क्या होगा, जाने क्या होगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो प्राची को हो रही थी।
अपने पापा की हालत देख। उधर प्राची के पापा के हाथ पांव कांप रहे थे कि अगर बारात बिना शादी किए ही वापस चली गई और बेटी की शादी ना हुई तो मेरी बेटी कितना बदनाम हो जाएगी। एक तो लव मैरिज की शादी थी और बारात दरवाजे से वापस चली गई। आखिरकार संजीत को रहा नहीं गया। वो अपने पापा के पास जाकर कहता है, पापा ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? बताओ, रात के 3 बज गए, अभी तक शादी हो जानी चाहिए थी। आपने क्या रोक के रखा है? ये क्या मांग लेकर बैठ गए आप? आपकी तो कोई भी मांग नहीं थी ना। बेटा, मेरी कोई मांग आज भी नहीं है। अगर मेरी मांग होती तो मैं यहाँ शादी करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस शादी के लिए मान तो गया। तुम्हारी शादी कर रहा हूं ना। तुम्हें प्राची से मतलब है ना? तो हो रही है ना तुम्हारी शादी प्राची से, तो तुम खुश रहो, मेरे बीच में मत पड़ो। जैसे मैंने तुम्हारी खुशी का ख्याल रखा है वैसे ही तुम भी मेरी खुशी का ख्याल रखो। तुम जाकर प्राची के पास बैठो। मैं भी 4 समाज में रहता हूँ, मेरी भी कुछ इज्जत है। ऐसे कैसे हम भिखारी की तरह वापस चले जाएंगे? कुछ तो देना पड़ेगा ना। अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है, तुम यहाँ भी अपने बाप की समाज के बीच में नहीं सुनने वाले हो, मेरी ऐसे ही सबके सामने बेइज्जती करने वाले हो, तो ठीक है, मैं ये महफिल ही छोड़ के चला जाता हूँ। तुम खुद से कर लेना अपनी शादी और चले आना अपनी दुल्हन को लेकर घर। अब बेचारा संजीत इसके आगे क्या ही बोल सकता था। दोबारा से जाकर प्राची के पास बैठ गया। प्राची उसे देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो, क्या हुआ संजीत? संजीत क्या जवाब दे, उसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे सुबह होने को आ गई थी। लगभग सारे बाराती भी अपने घर चले गए थे। मंडप में बस प्राची, संजीत, संजीत के पापा रमेश जी और कुछ औरतें, 2-4 गिने चुने बाराती ही थे। एकदम सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा कि एक सुई भी गिर जाए तो आवाज आ जाए। प्राची और उसके घर वालों को पूरा विश्वास हो गया था कि अब ये शादी नहीं होगी। पूरी रात निकल गई, लेकिन अभी भी संजीत के पापा अपनी जिद पर ही अड़े थे। आखिरकार बारात वापस ना चली जाए, बेटी की समाज में इज्जत ना उछले। रमेश जी ने आखिरी बार हाथ जोड़ते हुए संजीत के पापा से कहा, भाई साहब, इतनी जल्दी तो हम पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं अपनी कमाई का जरिया अपनी दुकान आपके नाम कर देता हूँ। आप ये शादी होने दीजिए। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी छोटी की भी शादी करनी है। वही एक दुकान है जिससे हमारे घर की जीविका चलती है, हमारी पढ़ाई चलती है, हमारे खर्चे चलते हैं। अगर आप दुकान भी दे देंगे तो फिर क्या होगा पापा? नहीं पापा, आप ऐसा मत करिए। नहीं बेटी, अभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तेरी बारात वापस चली गई, मेरे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए अपने बाप को जिंदा देखना चाहती हो तो शांत रहो। रो पड़ी थी प्राची। जैसे ही रमेश जी ने कागज पर साइन करके संजीत के पापा को दिया, मुस्कुरा उठे थे संजीत के पापा। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई थी। संजीत अपने पापा को ही देखे जा रहा था। उसे ये विश्वास ही नहीं था कि उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। किसी की रोजी रोटी छीनकर उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान भी आ सकती है। एक और संजीत अपने पापा का चेहरा देख रहा था, एक और रमेश जी का चेहरा देख रहा था, और दूसरी ओर अपनी बगल में बैठी अपनी होने वाली पत्नी प्राची को, जो लगातार रोई जा रही थी। दोनों ही बाप बेटी के चेहरे पर उनकी गरीबी, उनकी मजबूरी, बेबसी, लाचारी साफ साफ झलक रही थी। आखिरकार संजीत को ये सब देखा नहीं गया और वो उठ खड़ा हुआ, सीधा अपने पापा के पास जाकर कागज फाड़ कर फेंक देता है। भड़क उठे थे संजीत के पापा। संजीत, ये क्या किया तुमने? मुश्किल से तो ये हाथ आया था, तुमने उसे भी फाड़ दिया। अकल नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? पापा, अकल नाम की चीज हो या ना हो, इंसानियत तो है ना मेरे अंदर। आप मेरे पापा हो, आप ऐसे तो नहीं थे कुछ पैसों के लिए आप किसी की रोजी रोटी छीन रहे हो। पापा, मैंने बोला था कि मैं प्राची से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। बस इतनी सी खुशी चाहिए थी मुझे आपसे। आपने इतनी आसानी से मेरी बात मान ली। मुझे लगा सच में मेरी खुशी की परवाह है, लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग थी, मैं समझ नहीं पाया था। मैं चाहता तो आपको बिना बताए प्राची के साथ घर से भाग कर शादी करके आता। आप मेरा कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन मैं इज्जत से, दोनों परिवार के आशीर्वाद से, हंसी खुशी से ये शादी करना चाहता था। मैं तो अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में था। आपने तो मेरी इज्जत का कचरा कर दिया पापा। पापा, ऐसी कौन सी कमी है आपके पास जो आप इनकी एक दुकान ले लोगे तो आपकी कमी पूरी हो जाएगी?
आप अच्छी खासी नौकरी करते हो, मैं अच्छा खासा नौकरी करता हूँ, क्या चीज़ नहीं है हमारे पास? फिर एक छोटी सी दुकान के चक्कर में कितनी महंगी इज्जत का नाश हो रहा है, इसका जरा भी अंदाजा है आपको? ये दुकान लेकर आप इज्जत नहीं कमा पाएंगे पापा। हो सकता है कुछ लोग आपको दाद दें, लेकिन जिसके अंदर इंसानियत होगी वो आपको कतई भी सही नहीं कहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप ये शादी बिना शर्तों के होने दीजिए। संजीत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सबके सामने अपने बाप को बेइज्जत कर रहे हो? नहीं पापा, मैं अपने बाप को बेइज्जत नहीं कर रहा, मैं अपने बाप को पाप करने से बचा रहा हूँ। पापा एक बार नजर उठाकर देखो प्राची के पापा को, देखो प्राची को, दोनों के चेहरे को ध्यान से देखो, कितनी मजबूरी झलक रही है दोनों के चेहरों पर। इनको देखकर आपको थोड़ी भी दया नहीं आ रही? पापा अच्छा होगा शांति से शादी हो जाने दीजिए, और अगर नहीं होने दिया तो देखिए मंडप में मैं बैठा हूँ, पंडित जी भी हैं, दुल्हन भी है, शादी तो होगी। बेहतर होगा आप अपने आशीर्वाद से ये शादी पूरी कर दीजिए, नहीं तो हम शादी तो वैसे भी कर लेंगे। और अगर आप शादी के बाद मुझे घर में घुसने नहीं देना चाहते तो मैं आपके आशीर्वाद से, आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपना और प्राची का खर्चा निकाल सकता हूँ। बाकी सब कुछ आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं पूरी रात आपको देखता रहा। अब सुबह हो चली है, शादी हो जाने दीजिए, इसी में भलाई है। जब जवान बेटा चार समाज में खड़े होकर बाप को ही गलत ठहराने लगे तो उस बाप की बोलती तो बंद हो ही जाएगी। संजीत के पापा पूरी रात लाचार नहीं थे, मूंछों पर ताव देते रहे, लेकिन आधे घंटे के अंदर में संजीत ने उनकी बोलती बंद कर दी थी। बिना बोले वो चुपचाप मंडप से चले जाते हैं। इधर शादी संपन्न होती है। प्राची की विदाई के समय रमेश जी संजीत के पैरों पर गिर जाते हैं। बेटा, मैंने किसी जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, तभी तो मुझे आप जैसा दामाद मिला है। आज मेरे परिवार की, मेरी बेटी की इज्जत जाते जाते बच गई। आज आपकी वजह से यहाँ खुशी का माहौल है, नहीं तो अब तक मातम मनाने से कोई रोक नहीं सकता था। नहीं पापा, अब आप प्राची की बिल्कुल भी चिंता मत करिए। प्राची मेरी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी रही। और रही बात मेरे पापा की, तो उनको मैं समझा लूँगा। आप निश्चिंत होकर अपनी दुकान संभालिए, अपना परिवार देखिए, वहाँ के लिए मैं हूँ ना। सबसे बड़ी बात मेरी माँ है, मुझे पूरा विश्वास है मेरी माँ को अपने बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए आप चिंता मत करिए, बेटी की विदाई करिए। विदा होकर प्राची अपने ससुराल आती है। उसके मन में एक डर तो था, जाने वहाँ का माहौल कैसा होगा, लेकिन वहीं पर संजीत जैसा जीवन साथी पाकर ये डर थोड़ा सा हो गया था कि जो कुछ भी होगा संजीत तो है मेरे साथ। जैसे ही प्राची ससुराल पहुंची, औरतों की भीड़ ने मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। चारों ओर खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था। संजीत की नज़रें अपने पापा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके पापा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। प्राची की भी नज़रें उन्हें ही ढूंढ रही थी। उसकी धड़कनें जोर जोर से चलने लगी थी कि तभी संजीत की माँ बहू का स्वागत करने के लिए आई। संजीत ने धीरे से अपनी माँ के कान में कहा, माँ, पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। संजीत की माँ धीरे से बोली, बेटा, मुझे सारी बात पता चल गई है, फिलहाल तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पापा अपने कमरे में हैं, उन्हें मैं संभाल लूँगी। तू दुल्हन के साथ आगे की रस्म पूरी कर। सास की आवाज़ प्राची के कानों में भी पड़ी। अब उसके मन में जो थोड़ा बहुत डर था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि उसे अपने ससुराल में प्यार करने वाला पति के साथ साथ सास के रूप में शायद एक माँ भी मिली थी। संजीत अपनी माँ पर ही गया है, इसलिए तो उसे इंसानों से मतलब है, पैसों से नहीं। फिलहाल माँ की बात सुन। संजीत ने भी धीरे से प्राची से कहा, प्राची, अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे घर की जो हेड हमारी माँ है, घर की कमान उनके हाथ में रहती है। जब उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा तो घर में किसी की हिम्मत नहीं कि वो हमारे डिसीजन को गलत कह सके। रही बात पापा की, वो माँ संभाल लेंगी। फिलहाल तो हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कहते हुए संजीत ने धीरे से प्राची का हाथ दबाया। मुस्कुरा उठी प्राची। कल रात की घटना के बाद पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। दोस्तों, अगर संजीत की तरह हर लड़का हो जाए तो शायद किसी गरीब की बेटी दहेज के चक्कर में बिना शादी के ना रहे, या कहीं कहीं दहेज के चक्कर में बहू को जलाया नहीं जाता, उन पर अत्याचार नहीं किया जाता। काश की सबकी सोच संजीत जैसी होती। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। अगर आपको अपने मनपसंद कहानी सुननी है
तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। हम कहानी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।